Good morning, students. Now, in today's lecture, we will discuss some cases of third application. Okay, that is magnetic induction on the axis of circular current carrying coil. देखिए लास्ट लेक्चर हमने ये डिस्कस किया था यहाँ पर. Let this is circular current carrying coil. Okay, carrying current I through it in anti-clockwise direction. तो at point P मतलब along the axis at distance x what is the magnetic induction, उसके लिए जनरल फॉर्मूला हमने यहाँ पर डिराइव किया था. B is equal to mu 0 n I a square divided by 2 in bracket a square plus x square raised to 3 by 2. ये फॉर्मूला जनरल फॉर्मूला है और दो कंडीशन पे हमने डिस्कस किए थे. ओके, जैसे एट सेंटर मतलब सेंटर O पर मैग्नेटिक इंडक्शन कितनी होगी ड्यू टू दिस सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल हैविंग n नंबर ऑफ टर्न्स. तो यहाँ पर देखिए B is equal to mu 0 n I divided by 2a. ओके, और इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट mu 0 upon 4 pi 2m by a square where a is the radius of circular coil, right? और सेकंड कंडीशन दी if P point is at very large distance from the center of circular coil मतलब at far away along the axis such that a is less than x. तो उस कंडीशन में फॉर्मूला कौन सा ऑप्टेन हुआ था? B is equal to mu 0 n I a square divided by 2x cube where x is distance of point P from the center of the coil. Okay, a is radius और in terms of magnetic dipole moment mu 0 upon 4 pi 2m divided by x cube, right? इसका मतलब क्या होता है कि at the center let it is denoted by BC. ओके, दिस इज मैक्सिमम. तो ये मैक्सिमम यहाँ पर मैग्नेटिक इंडक्शन होगा एट द सेंटर. ओके, अलोंग द एक्सिस अगर x इंक्रीज होता है तो b क्या होगा? डिक्रीज होगा बिकॉज b एंड x आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल. तो जैसे x की वैल्यू इंक्रीज होगी मैग्नेटिक इंडक्शन डिक्रीज होगी. मतलब मैक्सिमम मैग्नेटिक इंडक्शन कहां पर होगी? एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर कॉइल, राइट? अब देखिए यहाँ पर टुवर्ड्स द पॉजिटिव एक्स एक्सिस हमने कंसीडर किया है, वैसे ये एक्सिस टुवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस भी जा सकते हैं ना. तो इसका मतलब एट द सेंटर मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन ज्यादा होगी और जैसे पॉइंट इंक्रीज होगा मतलब जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होगा टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस और टुवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस तो दोनों तरफ मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन कम होते जाएगी. तो इस तरह से magnetic induction depends upon the distance x from the center of the circular coil along the axis. तो उससे रिलेटेड एक ग्राफ यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं. That is graph of B versus x. मतलब graph of magnetic induction versus distance of point from the center of circular coil along the x-axis on both sides towards positive x-axis towards negative x-axis. Okay, देखिए यहाँ पर this is O point मतलब ये पॉइंट यहाँ पर. ओके, दिस इज पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड दिस इज नेगेटिव एक्स एक्सिस टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड. नाउ एट द पॉइंट O मैक्सिमम मैग्नेटिक इंडक्शन होती है. सो B की वैल्यू कैसी होगी यहाँ पर? मैक्सिमम. और वो कितनी होगी? mu 0 n I upon 2a. ओके, अगर नंबर ऑफ टर्न एक ही है तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या होगा? mu 0 I upon 2a. लेकिन फॉर n नंबर ऑफ टर्न्स mu 0 n I upon 2a ये फॉर्मूला होगा. मतलब मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर? mu 0 n I divided by 2a where a is radius of circular coil, I current passing through it and n मतलब number of turns. और mu 0 की वैल्यू तो कांस्टेंट होती है. mu 0 is equal to 4 pi into 10 raised to minus 7 है ना, वेबर पर एम्पियर मीटर, राइट? अब देखिए एट द सेंटर मैग्नेटिक इंडक्शन मैक्सिमम होती है और जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होगा ओके मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होने शुरू हो जाएगी. ऑन अदर साइड आल्सो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीजेस एज डिस्टेंस इंक्रीजेस. नाउ फ्रॉम दिस ग्राफ इट इज ऑब्जर्व दैट देखिए नंबर 1 if x is less than plus minus a by 2 मतलब पॉइंट P कहां पर होगा? लेस देन x a by 2 डिस्टेंस मतलब इस रेंज में होगा.
ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी देखिए, दिस इज ऑफ कॉन्वेक्स शेप, सो कर्व यहां पर होगा कॉन्वेक्स, दैट मींस कर्व इज कॉन्वेक्स। ओके, समझ में आ रहा है आपको? मतलब P पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर अगर लेस देन प्लस माइनस a बाय 2, मतलब सपोज यहां पर P पॉइंट है, ओके, दिस इज लेस देन प्लस a बाय 2, और पॉइंट अगर P यहां पर होता है तो फिर लेस देन माइनस a बाय 2, तो इस रेंज में अगर पॉइंट होता है तो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीजिंग होगी ऑन बोथ साइड, लेकिन शेप ऑफ द ग्राफ कैसा होगा, कॉन्वेक्स होगा एज शोन इन फिगर। ओके, नाउ सेकंड, इफ x is greater than plus minus a by 2, मतलब पॉइंट अगर यहां पर होता है P पॉइंट और यहां पर होगा, ठीक है, x a by 2 के आगे होगा P पॉइंट, तब यहां पर नेचर ऑफ द ग्राफ कैसे होगा, कॉनकेव होता है, दिस इज द नेचर ऑफ ग्राफ, ये कॉनकेव होगा, सो कर्व इज कॉनकेव, दैट कर्व इज कॉनकेव, राइट। लेकिन अगर x की वैल्यू इक्वल टू प्लस माइनस a बाय 2 होती है, मतलब पॉइंट कहां पर होगा, इस पॉइंट पर होगा, ओके, मतलब इस डिस्टेंस पर होगा P पॉइंट, और लेफ्ट साइड पर यहां पर होगा P पॉइंट, तो यहां पर देखिए दिस लाइन इज ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन, तो यहां पर स्ट्रेट लाइन होता है, सो कर्व यहां पर कैसा होगा, कर्व इज लीनियर, कर्व इज लीनियर। देखिए अगर डिस्टेंस a बाय 2 के कम होता है तो ग्राफ का नेचर कॉन्वेक्स होता है, और अगर डिस्टेंस a बाय 2 से ज्यादा होता है तो नेचर ऑफ द कर्व कैसा होगा, कॉनकेव होगा, लेकिन एट एग्जैक्टली x इज इक्वल टू a बाय 2 या फिर x इज इक्वल टू माइनस a बाय 2 ऑन बोथ साइड, ओके, एट द डिस्टेंस x बाय 2, तो यहां पर लीनियर ग्राफ होता है, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन dB by dx is equal to constant होता है, this is constant, ओके, तो इसका मतलब क्या होगा कि वेरिएशन ऑफ B विथ रेस्पेक्ट टू x यहां पर कैसा होगा, लीनियर होगा, सो मैग्नेटिक फील्ड चेंजेस लीनियरली विथ रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस एट दिस पॉइंट वेयर x is equal to plus a by 2 और x is equal to minus a by 2, तो जहां पर मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन लीनियरली चेंज होती है विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, तो दैट पॉइंट इज नोन एज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो ऐसे दो पॉइंट्स होंगे यहाँ पर, एंड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहां पर होंगे, तो यहाँ पर उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, x is equal to a by 2, तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन अगर पूछते हैं तो x is equal to a by 2, अगर a का मतलब क्या होगा, रेडियस ऑफ सर्कुलर कॉइल, राइट, सो दिस टू पॉइंट्स आर नोन एज पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन। अब पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का मतलब क्या होता है कि ऐसा पॉइंट जहां पर मैग्नेटिक फील्ड लीनियरली चेंज होती है, देखिए बिलो a by 2 मैग्नेटिक फील्ड कैसे चेंज हो रही है, यहाँ पर कॉन्वेक्स, ओके, एंड अबव द डिस्टेंस a by 2 मैग्नेटिक फील्ड चेंजेस कॉनकेवली, लेकिन इस दौरान क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड लीनियरली चेंज होती है, सो दैट पॉइंट इज नोन एज पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है, सच दैट अगर इसका डबल डेरिवेटिव लेते हैं हम विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, तो d2b by dx स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, 0, राइट स्टूडेंट। नाउ अब एट द सेंटर b इज मैक्सिमम, ओके, और वो मैक्सिमम कितना होता है, म्यू 0 n अपॉन 2a, सो दिस इज नोन एज BC, जैसे यहाँ पर लिखा है, C स्टैंड फॉर सेंटर ऑफ द सर्कुलर कॉइल, ओके, तो इतनी मैग्नेटिक इंडक्शन होती है, दैट इज मैक्सिमम। अब पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पर, मतलब इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी ये निकालना है हमें, ओके, तो देखिए एट पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मतलब x इज इक्वल टू a by 2, ये डिस्टेंस हम ले सकते हैं, और फिर ये जनरल फॉर्मूला यहाँ पर यूज करेंगे हम, देखिए b इज इक्वल टू म्यू 0 n I a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इन ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस, अब x के जगह पर क्या लिख सकते हैं हम, a by 2, तो यहाँ पर
x स्क्वायर मतलब a/2 का स्क्वायर कितना होगा a²/4 बराबर ना, और उसका पावर कितना है यहाँ पर फिर 3/2। तो इसको कंप्लीट करेंगे हम। देखिए μ0 ni a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इन ब्रैकेट, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 4 इंटू ए स्क्वायर 4a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर कितना होगा 5a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 और उसका पावर 3/2। ठीक है, b इज इक्वल टू μ0 ni a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू, अब 5/4 का देखिए 5/4 का पावर 3/2 एंड a स्क्वायर का पावर 3/2, इसको सेपरेट करते हैं है ना, 5/4 का पावर 3/2 ओके, और a स्क्वायर का पावर भी 3/2। अब यहाँ पर ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो μ0 ni a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इनटू, अब 5/4 का 3/2 पावर, इसका मतलब क्या होता है कि 5/4 का पहले क्यूब निकालना है और बाद में उसका पावर 1/2 बचेगा, दैट मींस स्क्वायर रूट। ओके, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे स्क्वायर रूट 5/4 ओके, और फिर इसका पावर क्या होगा 3 ओके इनटू a क्यूब, राइट स्टूडेंट। अब b इज इक्वल टू, देखिए ध्यान से यहाँ पर μ0 ni, अब a स्क्वायर इस क्यूब के साथ कैंसिल हो जाएगा ओके, डिवाइडेड बाय 2 इंटू दिस a 2a ओके 1 अपॉन, अब यहां पर 5 का क्यूब अरे थोड़ा सा पॉज कर, ठीक है स्टूडेंट। देखिए अब 5/4 का 3/2 पावर मतलब क्या होगा 5/4 का पहले क्यूब करते हैं बाद में स्क्वायर रूट निकालते हैं, या फिर 5/4 का पहले स्क्वायर रूट निकालते हैं और उसका क्यूब करते हैं, मीनिंग तो एक ही हो रहा है ना। तो यहाँ पर 5/4 का स्क्वायर रूट और उसका क्यूब, देखिए √5 इंटू √5 इंटू √5, तो क्या होगा यहाँ पर 5√5 राइट। अब √4 3 टाइम्स लेंगे हम मल्टीप्लिकेशन में, √4 इंटू √4 इंटू √4, तो √4 इंटू √4 क्या होगा 4 होगा, और तीसरा जो √4 है उसका स्क्वायर रूट क्या होगा 2 होगा, तो 4 इंटू 2 8, तो यहाँ पर डिवाइडेड बाय 8 आएगा राइट। सो दिस इज 8 डिवाइडेड बाय 5√5 इंटू, अब देखिए यहाँ पर इसको μ0 ni अपॉन 2a, μ0 ni अपॉन 2a मतलब मैक्सिमम मैग्नेटिक इंडक्शन एट द सेंटर, तो इसको हम BC लिखेंगे, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू, तो ये फॉर्मूला यहाँ पर तैयार हो जाते हैं। देखिए एट द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन कितना होगा 8 अपॉन 5√5 टाइम्स BC मतलब मैग्नेटिक इंडक्शन एट द सेंटर। अगर इसको हम कंप्लीट करते हैं, ठीक है, नो अगर √5 की वैल्यू कितनी होती है 2.23, अगर उसको 5 से मल्टीप्लाई करते हैं उसका प्रोडक्ट आता है 11.18 ओके। अब 8 डिवाइडेड बाय 11.18 अगर ये करते हैं तो यहाँ पर आता है 0.715 इंटू BC। तो ध्यान दीजिए जरा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पर मैग्नेटिक इंडक्शन कितनी होती है 0.715 BC, that is 0.715 times the magnetic field at the center, और सेंटर पर मैक्सिमम मैग्नेटिक इंडक्शन होता है। मतलब परसेंटेज वाइज अगर निकालते हैं हम, तो अगर B की वैल्यू एट द सेंटर मैक्सिमम होती है तो फिर एट द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इट विल डिक्रीज, तो कितनी यहाँ पर होगी, तो दैट इज मल्टीप्लाइड अगर हम 100 करते हैं आप तो 71.5 मतलब करीबन 72%, तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पर 72% ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन एट द सेंटर दैट इज मैक्सिमम ओके। तो इतनी मैग्नेटिक इंडक्शन होती है। अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाता है एमसीक्यू कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पर मैग्नेटिक इंडक्शन कितनी होती है, और अगर 4 ऑप्शंस दिए यहाँ पर, तो 71.5% या फिर राउंडेड ऑफ 72% इतनी मैग्नेटिक इंडक्शन होती है ओके ऑफ मैक्सिमम मैग्नेटिक इंडक्शन एट द सेंटर ओके स्टूडेंट्स। नो नेक्स्ट इज हेल्महोल्ट्ज कॉइल ओके। सो हेल्महोल्ट्ज कॉइल
is used to obtain the uniform magnetic induction. Okay. Now there are many experiments in which we require uniform magnetic induction. So to produce uniform magnetic field, Helmholtz coil is useful. And in Helmholtz coil, this application is used, that is magnetic induction on the axis of circular current carrying coils. देखिए, this is the construction of Helmholtz coil. Okay, in Helmholtz coil there are two identical coils. Okay, so their radii are same and they are placed at distance equal to the radius of either of the two coils, and in which the same current is flowing in the same direction. So such type of set of two coils is known as Helmholtz coil. Okay students, so Helmholtz coils मतलब two coaxial identical coils of equal radii are placed at a distance equal to radius of one of the coil and in which the same current is flowing in the same directions. Such coils are known as Helmholtz coil. So this is set of two identical coil. अब देखिए यहाँ पर at the center, okay, so centers के बीच, दोनों के बीच the distance between their centers is a. Okay, तो ये पॉइंट कितना होगा यहाँ पर, मतलब ये पॉइंट x is equal to a by 2, a by 2. तो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक इंडक्शन कितना प्रोड्यूस होता है? So this is the equation. Okay, so B is equal to 8 upon 5 root 5 into BC, where BC is magnetic induction at the center of the circular coil, जो maximum होती है mu0 Ni upon 2a. Okay, और it is equal to 0.715 times maximum magnetic induction which is produced at the center. Okay, ये हमें पता है यहाँ पर. अब देखिए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक इंडक्शन कैसे प्रोड्यूस होती है? ओके, नो वी नो दैट एज द डिस्टेंस इंक्रीजेस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कुलर कॉइल, मैग्नेटिक इंडक्शन डिक्रीजिंग हो जाएगी, है ना? और x इज इक्वल टू a by 2 पर 71% मैग्नेटिक इंडक्शन होती है. नो एज फर्दर डिस्टेंस इंक्रीजेस, लेकिन दूसरी कॉइल की वजह से यहाँ पर डिस्टेंस कम हो जाएगा, तो यहाँ पर मैग्नेटिक इंडक्शन बढ़ जाएगा. मतलब बिटवीन द स्पेस ऑफ टू कॉइल्स मैग्नेटिक इंडक्शन इतनी रहती है, कितनी रहती है? 0.715 BC. राइट स्टूडेंट? ओके, नो ये बात समझ में आ गई आपको? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक इंडक्शन क्यों रहती है? ध्यान दीजिएगा. एट द सेंटर ऑफ फर्स्ट कॉइल मैग्नेटिक इंडक्शन कितना होगा? मैक्सिमम, एंड इट इज mu0 Ni upon 2a. ओके, दैट इज नोन एज BC. अब जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होगा मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होगी, एंड एट द डिस्टेंस x is equal to a by 2 मैग्नेटिक इंडक्शन कितना होगा? 0.715 BC. राइट. अब एज डिस्टेंस फर्दर इंक्रीजेस, तो फर्स्ट कॉइल की वजह से मैग्नेटिक इंडक्शन डिक्रीज होगा, लेकिन ध्यान दीजिएगा एज डिस्टेंस इंक्रीजेस फर्दर द डिस्टेंस डिक्रीजेस रिस्पेक्ट टू सेकंड कॉइल. तो यहाँ पर ड्यू टू सेकंड कॉइल मैग्नेटिक इंडक्शन इंक्रीज होगा ना. तो थ्रू आउट द स्पेस बिटवीन फर्स्ट कॉइल एंड सेकंड कॉइल मैग्नेटिक इंडक्शन सेम रहेगा. ओके, ड्यू टू फर्स्ट कॉइल अगर ये डिक्रीज हो जाता है तो ड्यू टू सेकंड कॉइल डिस्टेंस कम होने के कारण वो इंक्रीज होगा फिर से. तो बिटवीन द स्पेस इन द टू कॉइल्स, ओके, द स्पेस बिटवीन द टू कॉइल्स दैट मैग्नेटिक इंडक्शन रिमेंस सेम. So due to first coil यहाँ पर मैग्नेटिक इंडक्शन कितना होगा? Suppose B1 is equal to 0.715 BC. Okay. Now due to second coil यहाँ पर मैग्नेटिक इंडक्शन कितना होगा? Let it is B2. वो भी कितना होगा? 0.715 BC. Right? अब दोनों की डायरेक्शन सेम रहेगी because the identical coil carrying current in the same direction. So resultant या फिर net magnetic induction कितना होगा? B1 plus B2. Okay, so this is B plus B. It is equal to 2B.
सो रिजल्टेंट नेट बी इज इक्वल टू 2 इंटू, अब बी की वैल्यू मतलब b1 b2 इज इक्वल टू, इसका मतलब b1 और b2 सेम रहेगा एंड इट इज इक्वल टू 0.715 bc. ओके, सो b इज इक्वल टू, अब इसका अगर हम मल्टीप्लिकेशन लेते हैं तो 5 into 2 10 कैरी 1, ओके, देन 3 1 4 और डेसिमल पॉइंट कहाँ पर रहेगा, यहाँ पर 1.430 BC, राइट. या फिर इसको हम इक्विवेलेंट टू ऐसे लिख सकते हैं √2 BC. व्हाई? बिकॉज 1.4 √2 की वैल्यू क्या होती है, 1.421. ओके, सो 1.43 इज इक्वल टू 1.421 या फिर √2. तो √2 टाइम्स ग्रेटर होती है. देखिए, और एक इसका एडवांटेज क्या होगा, एट द सेंटर वी नो दैट इट इज 0.715 BC, मतलब सेंटर पर जितनी मैग्नेटिक इंडक्शन होगी उससे कम होगी, यहाँ पर कितने होगी, 0.7 टाइम्स होगी. लेकिन अगर दो आइडेंटिकल कॉइल्स हम प्लेस करते हैं एट डिस्टेंस इक्वल टू इट्स रेडियस, ओके, तो द मैग्नेटिक इंडक्शन बिटवीन द स्पेस कितनी रहेगी, √2 टाइम्स, मतलब एट द सेंटर BC उससे √2 टाइम्स ज्यादा रहेगी. ओके, देखिए 1.4 टाइम्स ज्यादा है, 1.4 टाइम्स ज्यादा है मतलब √2 टाइम्स ज्यादा होगी. तो BC यानी कि डिस्टेंस, मतलब the magnetic induction in the space between the two coils is little bit more than the magnetic induction at the center. ओके, और वो कैसे रहेगी, यहाँ पर यूनिफॉर्म रहेगी. ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हेल्महोल्ट्ज कॉइल इज यूज्ड टू ऑब्टेन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक इंडक्शन. राइट स्टूडेंट्स. नाउ स्टूडेंट्स, एक न्यूमेरिकल यहाँ पर डिस्कस करते हैं रिलेटेड टू दिस करंट कॉन्सेप्ट. ओके, देखिए, for the arrangement made up of two identical coils as shown in figure. यहाँ पर दो coils है, देखिए. This is coil 1 that is in vertical plane, okay, and second coil in horizontal plane. मतलब ये ऐसी coil होगी. Second, first coil vertical, second coil horizontal, okay, and carrying current. Each coil has 50 turns. मतलब एक coil में कितने turns होंगे, 50 turns. मतलब यहाँ पर n is equal to 50. ओके, गिवन डाटा. कैरी करंट ऑफ 10 एम्पियर, दोनों में से करंट सेम पास होता है, दैट इज 10 एम्पियर एंड रेडियस ऑफ 5 सेंटीमीटर. अब रेडियस इसमें हम a लेते हैं ना, 5 सेंटीमीटर, दैट इज 5 into 10⁻² मीटर. फाइंड द नेट मैग्नेटिक इंडक्शन एंड डायरेक्शन एट द सेंटर. मतलब सेंटर O पॉइंट पर नेट मैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू बोथ आइडेंटिकल कॉइल्स. तो नेट मैग्नेटिक इंडक्शन निकालना है और उसकी डायरेक्शन भी निकालनी है, ठीक है. ओके, तो देखिए यहाँ पर ड्यू टू फर्स्ट कॉइल एट द सेंटर मैग्नेटिक इंडक्शन क्या होगी, एट द सेंटर मैग्नेटिक इंडक्शन ओके, इसके लिए एक फॉर्मूला है, B इज इक्वल टू μ0 Ni डिवाइडेड बाय 2a. ये वाला फॉर्मूला एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट I, ठीक है. अब दो कॉइल से मतलब दो मैग्नेटिक इंडक्शन हो गए एट द सेंटर और उनकी डायरेक्शन भी अलग अलग हो गई. नो, कॉइल 1 वर्टिकली अपवर्ड ऐसे, ठीक है. तो इसमें करंट की डायरेक्शन ये होगी. तो अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल, करंट की डायरेक्शन ये होने के कारण मैग्नेटिक इंडक्शन की डायरेक्शन क्या होगी, इट इज अलोंग x एक्सिस. सो दिस इज द डायरेक्शन ड्यू टू फर्स्ट कॉइल. ओके, सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू फर्स्ट कॉइल. नो, सेकंड कॉइल यहाँ पर हॉरिजॉन्टल है, ओके, और दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट. तो यहाँ पर अगर हम डायरेक्शन ऑफ करंट लेते हैं तो मैग्नेटिक इंडक्शन अपवर्ड होगा एट द सेंटर. किसी भी पॉइंट पर अगर हम राइट हैंड रूल अप्लाई करते हैं तो मैग्नेटिक इंडक्शन कैसे होगी, वर्टिकली अपवर्ड, दैट इज अलोंग द y. सो दिस इज द मैग्नेटिक इंडक्शन, ओके, ड्यू टू सेकंड कॉइल. मतलब B1 और B2 आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर और दोनों कॉइल का रेडियस सेम है.
दोनों में से करंट भी पास सेम होता है और नंबर ऑफ टर्न्स भी सेम है। इसका मतलब B1 और B2 का मैग्नीट्यूड कैसा होगा, सेम होगा, एंड इट इज इक्वल टू दिस। ओके, सो B1 इज इक्वल टू B2 इज इक्वल टू म्यू 0 Ni डिवाइडेड बाय 2a, राइट। लेट इट इज इक्वल टू B। अब B1 और B2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, इसका मतलब इनका रिजल्टेंट क्या होगा फिर, इन दिस डायरेक्शन। दिस इज द रिजल्टेंट मैग्नेटिक इंडक्शन एंड दैट मेक्स एंगल थीटा विद द x एक्सिस। तो यहाँ पर हमें मैग्नीट्यूड ऑफ B और थीटा की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। देन अब यहाँ पर रिजल्टेंट मैग्नेटिक इंडक्शन is given by B square is equal to B1 square plus B2 square. Okay, that is equal to B square plus B square because दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, so it is 2B square. तो B के लिए इक्वेशन आएगा √2B, that is √2 times, okay, ये इक्वेशन म्यू 0 Ni डिवाइडेड बाय 2a, राइट। देखिए P इज इक्वल टू √2 की वैल्यू 1.4 अगर हम लेते हैं इनटू म्यू 0 का 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, ओके, ये वैल्यू म्यू 0 की, इंटू n मतलब 50, करंट I 10 एम्पियर डिवाइडेड बाय 2 इंटू a रेडियस 5 सेंटीमीटर मतलब 5 इंटू 10⁻², 10⁻², ठीक है। तो 5 1 जा 5, ये 10 हो गया यहाँ पर, और ये यहाँ पर 5 होगा फिर। सो B इज इक्वल टू 1.4 इंटू, और 4 पाई की वैल्यू 3.14 होती है, 3.14 इंटू 4 कितना होगा 12.56, ओके, 5 इंटू 10 50 इंटू 10 टू द पावर, अभी 10⁻² ऊपर आने के बाद +2 -7 मतलब -5, ओके। अगर इसको सॉल्व करते हैं हम यहाँ पर, तो देखिए 1.4 इंटू 50 कितना होगा 70 इंटू 12.56 इंटू 10⁻⁵, नो B इज इक्वल टू, ओके, अब इसका प्रोडक्ट कितना होगा 879.2, इतना प्रोडक्ट आता है, इंटू 10 टू द पावर -5, so B is equal to 8.792 10⁻² कितना होगा ये -3 टेस्ला, ओके। तो ये मैग्नेटिक इंडक्शन एट द सेंटर, रिजल्टेंट मैग्नेटिक इंडक्शन इतना होगा। उसकी डायरेक्शन निकालें थीटा, ओके। अब देखिए अगर इसको पैरेलल ड्रॉ करते हैं यहाँ पर, दैट गिव्स B2 और ये B1 है, तो इन दिस ट्रायंगल, ओके, ये राइट एंगल, तो अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड मतलब tan फंक्शन, डायरेक्शन के लिए हम tan फंक्शन ही लेते हैं ना, तो tan थीटा इज इक्वल टू B2 डिवाइडेड बाय B1, ओके। तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ B2 बाय B1, tan इनवर्स ऑफ 1 बिकॉज B1 B2 दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा है, सेम है, तो tan इनवर्स ऑफ 1 मतलब एंगल कितना होगा 45, therefore theta is equal to 45 degree. That means resultant magnitude कितना होगा मैग्नेटिक इंडक्शन का एट द सेंटर 8.792 10⁻³ टेस्ला या फिर वेबर पर मीटर स्क्वायर, और डायरेक्शन क्या होगी, it makes angle 45 degree with x axis. Similarly it makes 45 angle with y axis. This is the direction, right students?